वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन अहम मामलात पे, सियासी उमूर पे बात करने का वक्त हुआ चाहता है और क्रिकेट के हवाले से तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन सियासत में भी कुछ मिलता जुलता रुझान नज़र आता है बड़े सारे एतराफ़ से। सबसे पहले तो नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी जो चहमगोइयाँ हैं वो मज़ीद कंसोलिडेट हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, साबिक स्पीकर जो अभी पिछली असेंबली के रहे हैं, उन्होंने अब ये बात की गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसमें डील के एलिमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। इसके ऊपर थोड़ी मजीद रोशनी डालेंगे और तमाम इतराफ़ से ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि पीटीआई चेयरमैन को ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं और वो ये कह रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर जाने को तैयार नहीं। क्या हुकूमत में किसी की तरफ से या फिर साबिक हुकूमत से किसी की तरफ से इस बात का कोई रिबटल आया, इस बात की कोई तरदीद आई? फिलहाल तो हमने ऐसी नहीं देखी। तो क्या इन मामलात में कुछ सच्चाई समझी जाए, कोई वजन समझा जाए कि वाकईतन उनको कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं? इस बहुत अहम मामले पे आज बात करेंगे। और इलेक्शंस एक्ट में जो ताहयात नाअहली को 5 साल तक नाअहली में तब्दील किया गया था, अब उस हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि एक आम शहरी ने एक पिटिशन भी बाकायदा तौर पर दायर की है लाहौर में, ताकि इस पूरे मामले को अदालती तौर पर भी सेटल किया जाए और यकीनन इसका फ़ायदा उन हजरात को मिलेगा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, जिनकी ताहयात नाअहली या डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। कानूनी और सियासी एतबार से, दोनों एतबार से इन तमाम उमूर पे बात करते हैं। जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। मैं फौरी तौर पे उनका रुख करती हूँ। जनाब शुएब शाहीन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, स्पेशली ऑन द लीगल मैटर्स, काउंसिल भी हैं पीटीआई के। वार्म वेलकम सर आपको। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और कानूनी उमूर को माशाल्लाह बहुत एक गहरी निगाह से नज़र से देखते हैं, एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल ऑफ कोर्स। वेरी वार्म वेलकम सर। और हसन रज़ा पाशा साहब नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं विद ऑल हिज लर्नड लीगल ओपिनियंस। आपको भी बहुत खुश आमदीद सर। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। अभी आज एहसन इकबाल साहब ने भी ये, बल्कि उनका कल का बयान है, उन्होंने ये कहा कि वो पीटीआई के लोगों की ज़मानतें जब्त करवाएंगे इलेक्शन से कबल। आपने एक बहुत सेंस प्रिवेलेंस की हमेशा से बात की है ज़फ़रुल्लाह साहब, क्या इस तरह की सेंस प्रिवेलेंस आपको लगता है इन प्रेजेंट टाइम्स नज़र आ रही है? क्योंकि आपके क्रिटिक्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी आर्च ओपोनेंट जो पार्टी है, आर्च राइवल जो सियासी पार्टी है, उसको आपने बिल्कुल जीरो डाउन कर दिया है और फिर आप लोग इंतखाबी जो मैदान है या दंगल है उसमें उतर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप ईमानदारी से देखें जिस पोजीशन में हम 2018 में थे तो पीटीआई बहुत बेहतर है। उनके तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ज़मानत ज़ब्त होगी या नहीं होगी ये तो फैसला करेंगे अवाम। ये सियासतदान जब इलेक्शन का एक रन होता है तो हर पार्टी अपने दावे भी करती है, मंशूर भी पेश करती है, तनकीद भी बाज़ औक़ात की जाती है, लेकिन और मसाइल भी बयान किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और यकीनन अवाम इस पर फैसला कर देंगे कि क्या होता है, और मेरा ख्याल है कि हम सबको उसको कबूल करना चाहिए। फिर लेकिन आपने सर, आपको लगता है कि आपकी जो बाकी ये इशू के, हाँ प्लीज गो अहेड, मुकम्मल कीजिए। जी बाकी ये है कि मैं तो सादी तौर पर इस बात का हक में हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ना चाहिए। ये पार्टियां इलेक्शन से पहले जैसे हमें इन्होंने तोड़ा किया, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, मेरे ऊपर जो उन्होंने जुल्म व तशद्दुद किए कि जी मैं पार्टी छोड़ जाऊँ और मैं चला जाऊँ तहरीक इंसाफ में, ये काम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो आरटीएस जो है, हाँ मैं मेरे साथ तो जो हशर किया इन्होंने किया, मैं क्या बताऊँ आपको। बाकी आरटीएस जो बैठा ये भी नहीं बैठना चाहिए। और मुझे बहरहाल उम्मीद है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहलों से ज़्यादा मजबूत है और मीडिया भी बहुत मजबूत है। अल्लाह करे कि इलेक्शन सही हों और अल्लाह करे कि अवाम की जो रियल विल है वो हमारे सामने आए। इलेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट जीती, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। हाँ। लेकिन इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पे किसी बात के हक में नहीं हूँ कि बहुत आपने एक अहम बात साथ की है कि आप पे जिस तरह से प्रेशराइज आपको किया गया कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें नून लीग छोड़ के, तो ये इस हवाले से कुछ मजीद अगर आप हमें बता पाएं, या जी ये कब की बात है? और मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मैं बता दे। देखिए जब ये हमारा साउथ पंजाब के दोस्तों को तोड़ा जा रहा था ना, मैं चूँकि मुल्तान से हूँ, हमारी पार्टी के साउथ पंजाब के बहुत सारे लोगों को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त मेरे पास भी पहुँचे थे।
बराह रास्त तो मुझे हिम्मत नहीं करते थे, मतलब बड़ी ख्वाहिश की थी जनरल फैज़ साहब ने मुझसे मिलने की, मैं कैमरा बता रहा हूँ, मैंने इनकार कर दिया था। उसके बाद मेरे तमाम दोस्तों को भेजते थे मेरे पास सिटिंग, जी, और उसके बाद मुझे जो और मेरे बच्चों को इन्होंने जो थ्रेट किए, जो ईमेलें करते थे, जो वो फ़ोन करते थे, वो एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं पूरी तफसील छापूंगा उसके अंदर। और उसके बाद मैं नहीं माना, और उसके बाद जब गवर्नमेंट बन गई तो एक सिटिंग मिनिस्टर भी मेरे पास आए थे। अच्छा। मतलब चलता रहा था, जो कुछ है इस मुल्क में होता रहा है, हर एक को पता है। साफ तेरे इस वजह से थे कि मैं मियाँ साहब का कारकुन भी था, इस वजह से था कि उनकी लीगल टीम में भी था, और बहरहाल बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये होता है, और अल्लाह करे नहीं होना चाहिए, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने दो बड़ी पार्टियों ने कुछ सीख लिया था आपस में, और हम इस मकाम तक नहीं जाते थे, लेकिन पिछले टेन्योर में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब मैं कहता हूँ तारीख आगे बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में हमें आपस में गर्दनें नहीं नचोचनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के जो रियल मसाइल हैं, मैं आज भी कहता हूँ, इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मैंने फाशिज़म नहीं करना है, और मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, और हमने उस वक्त भी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, मियाँ शहबाज शरीफ ने खड़े होकर, जरदारी साहब ने खड़े होकर, बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर कहा था आज हम आपके साथ पाकिस्तान के मौजू पर चलने पे तैयार हैं। मैं इस तरह का आदमी हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि पूरी कौम को पाकिस्तान का चार्टर ऑफ पाकिस्तान करना चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी तय करनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी तय करनी चाहिए, लीगल पॉलिसी, लीगल रिफॉर्म्स तय करनी चाहिए, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पे तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस जरूरी है। बहुत सही बात है। शुएब शाहीन साहब, आप लोग या पीटीआई क्या इसमें रोड़े अटका रहे हैं इस कंसेंसस क्रिएशन में? और बैरिस्टर साहब ने जो इंकिशाफ किया वो भी बहुत मायने खेज है। वो अपने साथ हुई भी दास्तान बता रहे हैं कि किस तरह से उनको, उनके बच्चों को भी प्रेशराइज किया जाता था कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लें। ये 2018 की बात कर रहे हैं जब खुसरो बख्तियार साहब और दीगर पीएमएलएन छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे जस्ट अहेड द इलेक्शंस। आज ये तमाम तर मामला आप लोगों के साथ पेश आ रहा है शुएब साहब, तो क्या आप लोग कोई सबक सीखेंगे, या आपको ये जो रिन्यूड एक जो बात कर रहे हैं कंसेंसस की, उस पर पीटीआई मजीद कोई रोड़े तो नहीं अटकाएगी जैसे माजी में वो कहते हैं उन्होंने आप ही लोगों ने इसमें इम्पेडिमेंट्स डाली हैं? पहली बात तो यह है कि अगर बैरिस्टर साहब के साथ कोई ज्यादती हुई है या इनको कायल करने की कोशिश हुई या दाएं बाएं से उनके बकौल कोशिश हुई, उसमें पीटीआई का कहीं नाम नहीं है। अगर हुई तो मैं जो भी हुआ मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, मुझे बता दें कितने सदाकत अब्बासी पीएमएलएन के उठाए गए थे और उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया था। कितने उस्मान डार गिरफ्तार होने के 25 दिन बाद उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया। कितने शेख रशीद आज इनके उस वक्त गिरफ्तार हुए जिनका आगा पीछा पता भी नहीं है, किसी अदालत में नहीं पेश किया। कितने परवेज इलाही इनके थे जिनको 15 दफा जमानतें हुई और उनको आज तक रिलीज नहीं किया गया। कितने इनके लीडर थे जिनके खिलाफ 180 से जायद मुकदमात बनाए गए जो पिछली पीडीएम की हुकूमतों ने बनाए। कितने इनके लोग थे कि जो फरोख हबीब की सूरत में उनके रिश्तेदारों को उनके साथ उठाया गया, वो तो अदालत में पेश कर दिए गए, जबकि फरोख हबीब को आज तक नहीं पेश किया। अगर ये तर्ज अमल कहते हैं कि ये आईनी, कानूनी और बुनियादी हुकूक के मुताबिक है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है, माजी में ये परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं हुआ। हमने अदलिया तहरीक चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ थे। पहली पटिशन मैंने फाइल की थी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ जजेस, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की थी। मार्च 2007 की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे खिलाफ भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए, हमारे कई लोग शहीद भी हुए थे। लेकिन बात यह है कि इस तरह का जो फस्तायत, जो फाशिज्म, जो बर्बरियत, जुल्म आज हो रहा है, अच्छा शुएब साहब, एक बात जो हमने नहीं देखा। दूसरी तरफ का एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है, वो कहते हैं 9 मई वाला वाकया भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो अक्सर और बेशतर जो अब पीटीआई के ऊपर इसका एक बैकलैश आ रहा है वो उसी वाकये से जुड़ता है, और वो कहते हैं ऐसा भी वाकया पहले तारीख में किसी सियासी जमात ने नहीं किया। किसने कहा नहीं किया? पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा सुतून है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने नहीं हमला किया था? क्या जो हाईजैकिंग केस था, हवा में ही उनको कहा गया ये इस तैयारे को आप ले जाओ जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें मौजूद था, इसको गिरा दो, इसको इंडिया ले जाओ, इसको श्रीलंका वापस ले जाओ, जहां दिल करे ले जाओ। क्या इन्होंने बुला के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया बना नहीं दिया था? क्या इनके कंडक्ट को आप कहते हो वो फरिश्ते हैं? लेकिन 9 मई को हम 1000 दफा उसकी मजम्मत कर चुके हैं। जिसने किया गलत किया,
कानून के मुताबिक उसको सजा दें, लेकिन उसका ये किसने तरीकाकार बताया है कि आप लोगों को उठाओ और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो फरिश्ते बन जाओ। किंग्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान ये पार्टी में वैसे बात है हसन रजा पाशा साहब की तरफ मैं ये मामला ले जाऊं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर मुराद रास और फैजुल्ला कमोका, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने जब पीटीआई छोड़ दी तो उस वक्त इनकी जान छूट गई थी इस पूरे मामले से, जबकि जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने बाकायदा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमने कुछ लोगों की कॉल्स ट्रेस की हैं, उनमें इन 2 हज़रात का भी नाम था, लेकिन इनके ऊपर किसी तरह का फिर मजीद क्रैकडाउन नहीं हुआ आफ्टर दे लेफ्ट द पार्टी। हसन रजा पाशा साहब, ये मामला क्या सिर्फ उन लोगों के खिलाफ ही चल रहा है जो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व थे, या फिर जो पार्टी सिर्फ एक तोड़ना इसका पूरा एक इसका आप समझे ऑब्जेक्टिव है जो इस वाकये की आड़ में जैसे शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि किया जा रहा है? देखें, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये आज से नहीं काम शुरू हुआ, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये चला आ रहा है। पहले एजेंसीज या वो कुव्वतें ऐसी हरकत करती थी और मीडिया आज़ाद या मीडिया इतना वाइब्रेंट उस वक्त नहीं था। इतलात हमें कुछ BBC सुन के हमारे बुजुर्ग सुना करते थे, रेडियो पे BBC सुना करते थे और वो कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं BBC सही बताएगा आपको, शायद अगर याद हो तो। उसके बाद फिर पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल याद है, ऐसा हुआ, आज़ाद हुआ, वाइब्रेंट हुआ और सोशल मीडिया फिर वो एक्टिव हुआ। मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स की तरफ नहीं जाऊंगा, जिस तरह सोशल मीडिया को नेगेटिवली यूज भी किया जा रहा है कि एक बंदे ने 100 अपने अकाउंट्स बना लिए, वो वेबसाइट्स बना ली, और जिस तरह KPK में 25,000 लोगों को भर्ती कर लिया आपने। अगर एक जमात का एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया या फोटो आया तो उस पे चंद घंटों में हजारों और लाखों की तादाद में लाइक्स और वो आ गए और कहा जी कि बड़ी पॉपुलर पार्टी हो गई है। अच्छा पाशा साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि पॉपुलैरिटी दिखाई जाती है और आप उसको कह रहे हैं सोशल मीडिया की ताकत के थ्रू। ब्रेक के बाद मुझे फौरी ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, पाशा साहब अपनी बात प्लीज आप तब कंप्लीट कीजिएगा। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे रोशनी डालते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले की ये भी खबर है जो आप अभी ब्रेकिंग में भी देख रहे थे कि भारत ने अब बिलाखिर जो है वो मैच अपने नाम किया है और ये टाकरा अपने नाम किया है। बहरहाल उसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हमारी सियासी जो पोजीशन है वो भी कुछ इसी तरह से लगती है जहाँ पर शदीद अटेंशन की ज़रूरत है। जी हसन रजा पाशा साहब, आप प्लीज़ मुकम्मल कर लें जो आप बात कर रहे थे। आपने कहा सोशल मीडिया पे कुछ जमातें मसनूई अपनी पॉपुलैरिटी दिखाती रही हैं और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ रही है। इसको हम हाइब्रिड पॉपुलैरिटी कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पहला क्वेश्चन था जिसके तनाजुर में ये बात कर रहे थे कि आज ये बातें ज़्यादा आसानी से और पब्लिक एट लार्ज को पता चल रही हैं कि किस तरह उनको उठाया जा रहा है, लोगों को, मुख्तलिफ शख्सियात को, और किस तरह उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो कन्वर्ट की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है और इसमें वो कुव्वतें जो इस तरह का काम कर रही हैं उनको कम अज़ कम अब अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि सारी पब्लिक इससे आगाह हो चुकी है। और वैसे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर इंसान के कि वो उसको आज़ादी है कि वो जो नज़रिया रखे, जो पॉलिटिकल सोच रखे और जिस शख्सियत को वो जिस हद तक चाहना चाहे उसको आज़ादी होनी चाहिए। बहुत सही बात है। पॉलिटिकल पार्टीज का अलमिया ये है कि जब वो अपोजिशन में होती हैं तो ये सारी बातें याद रखती हैं और एक एक चीज गिनवाती हैं, और जब नजरियाती हो जाती हैं गोया। जब इक्तदार में होती हैं तो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं और सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, और जब बाद में इक्तदार से हटते हैं तो कहते हैं हमने तो ये किया ही नहीं, ये भाई इलेक्शन कमीशन, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं जी हमने नहीं दिया, वो तो ऊपर से आ गया था, फला काम आपने किया ये ऊपर से आ गया था। तो खुदा रहा ये इस मुल्क पे रहम करें और कम अज कम जब रहम की अपील कर दी है हसन रजा पाशा साहब ने, जो कि बहुत बर वक्त है और बहुत दुरुस्त है।
जफरुल्लाह साहब, आप भी सर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये फरमाइएगा कि ये रहम की अपील आप लोगों की तरफ भी लागू होती है, क्योंकि जब आप लोग भी पावर में होते हैं और बहुत सारी ये जो 1 पेज वाली थ्योरी है जिसके लिए आप पीटीआई को बहुत ज़्यादा उस वक्त टॉन्ट करते थे, वो आप लोगों के टाइम पे बिलखुसूस जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब कहते हैं कि वो तब उस टाइम भी ये जो थ्योरी थी या ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, आपने भी इसको पूरी तरह से इसको एस्टेब्लिश किया है, ये 1 पेज थ्योरी को। मैं तो मुस्कुराने का मकसद ये है कि मैं हसन रज़ा पाशा साहब की बहुत सारी बातों से इत्तफाक कर रहा हूँ। वो हमारे बार के कायद हैं, हमने उनको वोट भी दिया है और वो हम बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं। मैं तो सच्ची बात है, उनकी बहुत सारी बातें हैं, तकरीबन सबसे इत्तफाक कर रहा। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं किसी और नीयत से नहीं कर रहा था। जी जी। देखिए, बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान में अवाम का जो राइट टू रूल है वो किसी ने नहीं माना। ना एस्टेब्लिशमेंट मानती है, ना अदलिया मानती है, ना हमारे कोई मजहबी तबकात मानते हैं, ना और बहुत सारे कोई लोग मानते हैं। एक जंग है, उस टर्फ को लेने के लिए सियासतदान कोशिश कर रहे हैं कि हम लें। हमारी 2 बड़ी पार्टियां थीं, हमने भी टांगे खींच खचा के मिली भगतें कर कर के एक सबक सीख लिया। चार्टर ऑफ भयानक रियलिटी है ये, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और हमने कहा चलो हम आगे बढ़ें। हाँ, वरना 90 की दिहाई की तो यादें बहुत तल्ख हैं। 18 की हुकूमत का ये हिस्सा था। ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं आप देखें 13 से 18 तक मैं भी हुकूमत का हिस्सा रहा। अब मैं नहीं समझता कि कोई वो कुछ हमने किया था जो 18 से 22 तक हमारे साथ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक और बात कभी कभी मज़ाहन कहता हूँ, लेकिन अब मैंने कहनी छोड़ दी है। वो ये है कि जो इमरानी असूल अदलिया के और साकिब निसार के और खोसा के असूल जो हमारे ऊपर लगे, कभी कभी दिल करता है कि मैं दुआ करूं कि ये पीटीआई और इमरान खान पे लगे। फिर मैं कहता हूं कि नहीं, ये नहीं लगना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये हम सबको अक्ल के नौखन लेने चाहिए। इन्होंने ठीक कहा है, पाकिस्तान देखो 25 करोड़ का मुल्क है, लार्जेस्ट वन ऑफ द फ्यू आर्मीज़ है, 4 मौसम है, न्यूक्लियर पावर है। हमारी हैसियत इस वक्त जो है वो ओमान से भी नीचे है, हम कंबोडिया लाओस से नीचे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने मुल्तान में पंजाब में सुन रखा है बचपन में, भूखे बंगाली, हम कह देते कि भूखे हैं। अब बताइए कि वो हमसे कितने आगे हैं। कोरोना में हमने झूठ बोला लोगों से कि जी कोरोना में हमारी इकानमी ख़राब हो गई है, वो कोरोना में भी 7% पे गए। काटन मुल्तान में पैदा होती है, साउथ पंजाब में पैदा होती है, प्रोसेस बांग्लादेश में होती है। सर आपसे हमारे $1 मिलियन सवाल अगर कर जो है जफरुल्लाह साहब, अगर आप इजाजत दें, क्या नवाज शरीफ साहब, आपने 2 मरतबा ये बात दोहराई कि आगे बढ़ना चाहिए, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आके आगे बढ़ने का जो एक अज़म है वो आगे लेकर चलेंगे? कुछ ऐसी आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स चीज करेंगे कि हम सबको हैरान कर दें, ताकि कोई कंसेंसस हो जाए और तमाम मामला खुश असलूबी से हल हो? देखिए, हमारी पार्टी में मुख्तलिफ सतह पे ये बातचीत जारी है। मियां साहब का व्यू अभी फाइनल फैसला तो करेंगे, आके अनाउंस करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारी एक ख्वाहिश है, हमने भी तजवीज़ दी है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए जैसा साउथ अफ्रीका में था, ताकि लोग आए, अपनी बात माने और उनको लेट द बाईगान और आगे बढ़ना चाहिए। हीलिंग की ज़रूरत है। देखें, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा था, बाहर निकला था, ANC का था, उसने अपनी जो बोथा पार्टी थी अफ्रीकानर, उनसे बैठ के डील करके मुल्क को आगे बढ़ाया था। हमने और कितना नीचे जाना है, हमने और कितना नीचे जाना है, लेकिन उस वक्त हो ना जब कोई बात करने पे तैयार हो ना, सारे मिलके बैठे। ये तो कोई ना कहे ना कि हम तालिबान से बात कर लेंगे, आपसे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। अभी मेरे दोस्त उन्होंने की बात कर रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं अमूमी बात करता हूं। मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि वो अपना रिव्यू करें, सोच सर्च करें और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों और आगे बढ़ें। और मुझे उम्मीद है मियां नवाज शरीफ साहब से भी, वो तजर्बाकार आदमी है। हाँ, कंप्लीट सर। जी, मेरा ख्याल है कि मियां साहब एक तजर्बाकार आदमी हैं। जब 13 में वो इलेक्शन जीते थे तो सबसे पहले इमरान खान के घर गए थे,
हमने अपनी गॉड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो धरने पे थे, हमने मजबूर किया, दरख्वास्त की उनसे, वफद भेजे कि आएँ। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान 3 दफ़ा आए थे और वो चीज़ें मुतफिका तौर पे हुई थी। लेकिन बाद में जो खान साहब ने किया हमारे साथ, मैं आज भी कहूँगा, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं पाशा साहब से इत्तफाक करता हूँ। हम कब तक गिरबान अपने खींचते रहेंगे? ये तजर्बा दरमियान में हुआ, गलत कब तक रहेंगे? जिसने भी किया, मैं समझता हूँ तजर्बा पाकिस्तान को जो थोड़ी देर पहले, जो कुछ रोज पहले बल्कि ट्वीट किया था पीटीआई चेयरमैन खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि उनको बाहर मुल्क से जाने का कहा जा रहा है। इस पे जरा क्विकली बताइएगा, कौन उनको कह रहा है और क्या वाकईतन इस बात में कितनी सदाकत है, किसके थ्रू पैगाम आया है उनको? आपके डायरेक्ट सवाल से पहले मैं अपने दोनों भाइयों की एक बात का मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि आए मिल बैठ के बैठे, सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि इसको ट्रू सेंस में रियलाइज करें। दूसरी एक बात का बैरिस्टर साहब की बात का जवाब दे दूं कि दोनों सियासी जमातों जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN ने सबक सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अभी क्या कहते हैं स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुफिया मुलाकात की परवेज़ मुशर्रफ से और NRO ले लिया, और उसके बाद मियाँ साहब किस तरह आगे फिर चलते रहे और क्या हुआ आगे, मैं उस तफसील में जाए बगैर। दूसरी बात, एक बात का जवाब दे दूं, जो पाशा साहब फरमा रहे हैं कि ये हाइब्रिड किस्म की पॉपुलैरिटी, यानी उनका इशारा PTI की तरफ था। आल्दो हमारा अभी भी इख्तलाफ है, लेकिन गैलप सर्वे जो लेटेस्ट आया है उसको ज़रा देख लें, और जो पीछे लेटेस्ट पिछले 1.5 साल के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके रिजल्ट देख लें। गैलप सर्वे आज भी 60 से 70% पॉपुलैरिटी PTI और इमरान खान की शो कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज भी परवेज़ इलाही और साद रिजवी से भी पीछे हैं। लेकिन एक बात जो इनकी है कि पब्लिक को ये फैसला करना चाहिए, लेट द पीपल शुड डिसाइड देयर फेट। वेरी फेयर। आप किसी की मर्जी पे और किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर जोर ना चलाएं। बेसिकली पाशा साहब की ये जिस्ट थी पूरी बात का। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बाहर जाने के ऊपर सर फरमा दीजिएगा, ये बहुत जरूरी सवाल है। कोई कौन कह रहा है उनको, या ये आप चेयरमैन की तरफ आता हूँ जी प्लीज। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरी जब उनसे अटक में मुलाकात हुई उस वक्त बड़े जोर शोर से पूरे मीडिया में था कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बुशरा बीबी मुलाकातें कर रही हैं, फलां बंदे से बात हो गई, फलां बंदे से मैसेज पहुंचा दिया गया, ये आपके मीडिया के जरिए आया। तो मैंने खुद ये सवाल डायरेक्ट किया कि जी आपके बारे में ये सुना जा रहा है, मीडिया शोर में चाह रहा है कि क्या आप मुल्क से बाहर डील करके जाने वाले हैं या ऐसी कोई बात आपके साथ हो रही है। तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी डील करके मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिनको पास करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा होता है। दूसरी बात, मेरा मरना जीना इस मुल्क में है, मेरे ऊपर कातलाना हमले हुए, मैं मुल्क से नहीं भागा, मेरे ऊपर मुकदमात है 180 से ज्यादा, मैं मुल्क से बाहर नहीं किया, ना आइंदा कभी जाऊंगा, और ना ही मेरा कोई डील तो है। सर बात ये थी कि कोई उन्हें ऑफर कर रहा है, या ये वो उनकी, वो तो चले अपनी मर्जी बता रहे हैं ना, लेकिन उनको किसी ने ऑफर भी किया है या नहीं? ये लेटेस्ट वाली इंफॉर्मेशन जो आपको सोशल मीडिया के जरिए या उनके ट्वीट के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंची है मेरी, उसके बाद मेरी खान साहब से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। जब तक मुलाकात ना हो, कैन आई हैव अ वर्ड फ्रॉम यू ऑन दिस सर? आपको आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उनको कहा जा रहा है कि खुदारा आप मुल्क से बाहर जाएं, हमारी जान छोड़े, लेकिन वो डटे हुए हैं? जी मेरे नॉलेज में सिवाय इस ट्वीट के जो मैंने पढ़ी है, इसके अलावा डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही मैं उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकता हूँ जब तक मेरी खान साहब के साथ खुद मुलाकात ना हो। तो लेकिन एक बात मैं आपको, उनका पैगाम 1 महीना पहले का दिया हुआ वो आपको पहुंचा दिया है। ठीक है जी, मैंने इसीलिए बैरिस्टर साहब से पूछा कि, और उन्होंने कहा मुझे 1000 साल क्या उनके साइड पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? तो पाशा साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? जस्ट लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्लीज। बिल्कुल नहीं है हमारी, जब तक हमारी हुकूमत थी हमने नहीं कहा, अभी भी मेरा नहीं ख्याल कोई उनसे कहेगा और ना कहना चाहिए। पाशा साहब आपने कुछ इस बात पे कुछ ऐड करना है एक जुमले का? अगर मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि किसी लीडर को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही भेजना चाहिए, उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। बार बार सवाल किए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे, मैं कहता हूं कि उनको क्यों ये सवाल किया जा रहा है, उनको आना चाहिए। बल्कि एक और शख्सियत के बारे में मैं कहूंगा, आप एंकर पर्सन भी उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। एक और वजीर आजम भी हमने इम्पोर्ट किया था, कैसे आया कैसे गया, जिसका नाम राइट। आपका इशारा बहुत मायने खेल रहा है मेरे पास, लेकिन नाज़रीन वक्त इतना ही है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन।
आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह।